हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का उत्कर्ष के इस शानदार और लाजवाब लाइव सेशन में। मैं श्री चरण दोस्तों आपके लिए लेकर आ गया हूं और एक शानदार सेशन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और टीम उत्कर्ष के साथ मिलकर अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। बज चुके हैं शाम के 6 और 6 बजे का मतलब है अपना स्टैटिक जीके का सुपर डुपर सेशन दोस्तों प्रारंभ हो जाता है। तो सभी तैयार हैं तो एक बार जय हिंद लिख करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दो। उसके बाद आज का सुपर डुपर सेशन जो है वो हम प्रारंभ कर रहे हैं। हो जाओ तैयार। देखें और दोस्तों ध्यान रखें, आज अपने जो क्वेश्चन है उनको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शिद्दत के साथ में हल करने वाले हैं। एक एक का पूरा क्वेश्चन का जो पोस्टमार्टम है वो अच्छे से करेंगे, जो हम रोज करते आ रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, हो जाओ तैयार। देखें, ये रहा आपके आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये लो भैया, कितना इजी प्रश्न आ गया। पहला, पोल बाबा नहीं चलेगा भाई, ध्यान रखें आप लोग, पोल बाबा बीमार है थोड़ा सा। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए भाई, और वो किस देश की बनी थी ये भी आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दे दो। इंदिरा गांधी या श्रीमाओ भंडार नायके या फिर गोल्डा मेयर या एलिजाबेथ डोमिटियन। यानी विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन हुई थी? तो वो हुई थी श्रीमाओ भंडार नायके। और श्रीमाओ भंडार नायके किस देश की बनी थी? तो ये बनी थी भाई श्रीलंका। श्रीलंका, जिसकी राजधानी कहां पर है? जयवर्धनापुरम। जयवर्धनापुरम कोट। श्रीलंकन रुपया यहाँ की है करेंसी। तो यहां आपको ध्यान रखना है। जबकि अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो थी भाई भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो कब बनी थी? 1966, 1966 से लेकर 1977 तक बनी थी। और फिर 1980, 1980 से 1984 ईस्वी तक इंदिरा गांधी का कार्यकाल रहा था। और आपको ये ज्ञात हो कि 31 अक्टूबर 1984, 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी सतवंत सिंह और बेअंत सिंह नामक दो अंगरक्षकों के द्वारा। सतवंत सिंह और बेअंत सिंह नामक दो अंगरक्षक थे जिनके द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। साथ में ही ध्यान रखो कि इंदिरा गांधी भारत रत्न से सम्मानित होने वाली भी प्रथम महिला है। भारत रत्न से सम्मानित होने प्रथम महिला कौन है? इंदिरा गांधी। जबकि प्रथम व्यक्ति कौन है? तो प्रथम व्यक्ति है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचार्य और सी वी रमन साहब, ध्यान रखें। लेकिन इंदिरा गांधी भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला हुई है, ध्यान रखें। तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका की श्रीमाओ भंडार नायके। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, बताओ देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? ध्यान रखो आप लोग भाई। अलाई घाटी, डांग घाटी, चुई घाटी, फरगना घाटी। तो एशिया की सबसे पूछिए आपसे, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? डांग घाटी हो जाएगा भाई, ध्यान रखो आप लोग। डांग वैली इज करेक्ट आंसर। लेकिन अगर आपसे ये पूछते हैं, ध्यान रखें कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तब आपका उत्तर क्या होता है? तो आपका उत्तर हो जाता है एंडीज पर्वत श्रृंखला। अमेरिका वाली है ना, यूएसए, उत्तरी अमेरिका। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला। अगर आपसे यह पूछे एग्जाम में कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? तो वो रहेगा आपके तिब्बत का पठार, यानी पामीर का पठार, तिब्बत, जिसे विश्व की छत कहा जाता है, पामीर का पठार। और ये पूछे कि एशिया में, दोस्तों एशिया की बात करें तो एशिया में सबसे बड़ी घाटी हो गई। एशिया में आपके सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो है भाई गोबी मरुस्थल, मंगोलिया, चाइना। ध्यान रखो आप लोग, मंगोलिया, चाइना। अगर आपसे ये पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आपका होगा सहारा मरुस्थल, जो कहां पर है? अफ्रीका। अफ्रीका। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
लंबी नदी कौन सी है, तो वो नील नदी है। लेकिन सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी है अमेजोन नदी भाई, अमेजोन नदी। और ध्यान रखो आप लोग, अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो अमेजोन के वन जो है, अमेजोन के जो वन है, जंगल, उन्हें क्या बोलते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा। तो यहां आपको ध्यान रखना है, कुछ आंकड़े मैंने आपको और साथ ऐड किए हैं। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डांग घाटी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो गया है। सबसे लंबी, सबसे ऊंची दीवार, तो आपके सॉरी सड़क, तो सबसे ऊंची सड़क जो है ध्यान रखो आप लोग, विश्व की वो हो जाएगी कहां पर, आपके लेह से मनाली, विश्व की सबसे ऊंची लेह से मनाली, लेह लद्दाख से कुल्लू मनाली की सबसे ऊंची सड़क है ये, ऊंची सड़क है भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, सोने का शेर अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए का राष्ट्रीय प्रतीक है, ये किस देश का है, ध्यान रखो आप लोग, ये श्रीलंका का है, या भूटान का है, ये म्यांमार का है, या पाकिस्तान का है। आपने देखा होगा कि शेर जो है, शेर बना हुआ है और शेर के पंजे में जो है ध्यान रखो आप लोग, तलवार पकड़े हुए इस तरह से जो है कि चिन्ह बना हुआ है, जो किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, ध्यान रखो आप लोग। ठीक है, तो ऐसा प्रतीक है भाई श्रीलंका का, ध्यान रखो भाई आप लोग, किस देश का है, श्रीलंका। मैं आपको पुनः बता देता हूं, जिसकी राजधानी है जयवर्धनापुरम। भूटान की राजधानी कहां पर है, भूटान थिम्पू। और यहाँ की मुद्रा क्या है, न्यूगल ड्रम, ध्यान रखो आप लोग। विश्व का सबसे गरीब देशों में नाम आता है किसका, भूटान का। म्यांमार की राजधानी नेपियडाव, नेपियडाव। और मुद्रा क्या है, मुद्रा है भाई क्यात। और म्यांमार को उपनाम के रूप में बोलते हैं गोल्डन पेगोडा, ध्यान रखा आप लोग भाई, गोल्डन पेगोडा। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी कहां पर है रे, पाकिस्तान की इस्लामाबाद। और पाकिस्तानी रुपया यहाँ की जो है आपके करेंसी है, ध्यान रखें आप लोग। हाँ, तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका। और दोस्तों श्रीलंका भी काफी चर्चा का विषय, क्योंकि यहां पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत भयंकर। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने अभी कुछ ही दिनों पहले आपके सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाली थी कि वास्तव में जिस तरह से श्रीलंका की आर्थिक स्थिति खराब हुई, और उसमें एक सारथी बन करके, और सबसे बड़ा दोस्तों ध्यान रखो आप लोग, दोस्त बन करके श्रीलंका की जो मदद की, वास्तव में ऐसी मदद कोई देश, दूसरा देश कर नहीं सकता, और उस देश का नाम है भारत। तो प्राचीन काल से जो परंपरा चली आ रही है, उसको निर्वहन भारत ने पुनः किया है, अपने पड़ोसियों को साथ में लेकर के। लेकिन कुछ पड़ोसी है ही ऐसे जो साथ देने योग्य नहीं है, जैसे आप समझ गए होंगे, सभी अच्छे बच्चे हो आप लोग। तो यहां आपको ध्यान रखना है, श्रीलंका आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। अच्छे से ध्यान रखें आप लोग। श्रीलंका का जो हमनटोटा जो बंदरगाह है, जो 99 वर्ष की लीज पर किसका हो गया है, आपको पता है ना, चाइना का। ध्यान रखो आप लोग, चाइना ने हड़प लिया है, ये अगर दूसरी लैंग्वेज में कहे अपन तो धोखाधड़ी करके। तो ये चाइना हमेशा से करता है ऐसा। और दोस्तों अभी गर्मी बड़ी भयंकर चल रही है, और इस गर्मी में दोस्तों राहत का एक पैकेज आपके लिए आ गया है, यानी बिग समर सेल ऑफर आपके लिए दोस्तों जो चल रही है 14 से 20 जून तक। उत्कर्ष अपने एसएससी और रेलवेज के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर ध्यान रखो आप लोग। अगर आपने अभी तक इसका फायदा नहीं लिया है तो दोस्तों जल्दी से बिना किसी विलंब के अप टू 90% तक का डिस्काउंट जो है वो आपको यहां पर मिलने वाला है। साथ में ही अगर आप UC13 कोड यूज करते हैं तो यहां पर आपको 13% तक एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट आपको यहां मिलने वाला है। तो अब देरी किस बात की दोस्तों, विलंब किस बात का, बिग समर सेल का आनंद दीजिए और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान टीम उत्कर्ष के साथ में। आप सभी पहले अच्छे से ये ज्ञात हो आपको इस बात का कि ये सेल जो है आपके कितने दिन, 14 से 20 जून तक ही अवेलेबल रहेगी, ध्यान रखें आप लोग। तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। और आपके एसएससी जीडी की बड़ी भर्ती जो है वो निश्चित रूप से अलॉट होने वाली है, और 27 अगस्त से इसके फॉर्म भी स्टार्ट होंगे। तो एसएससी के भी, जीडी और एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल जितने भी कोर्सेज है अपने, उन सब पर दोस्तों अप टू 90% डिस्काउंट प्लस साथ में अतिरिक्त 13% डिस्काउंट जो है वो चल रहा है। तो आप लोग इसका फायदा ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए भाई।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर कई धर्मों के मंदिरों के साथ स्थित है? यानी भारत के किस देश में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखो आप लोग। कटास राज मंदिर जो है वो कहां स्थित है? पाकिस्तान में, श्रीलंका में, अफगानिस्तान में या फिर म्यांमार में? तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रे जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान भाई, ध्यान रखो आप लोग। ये मंदिर कहां पर है? पाकिस्तान में है। और साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है, पाकिस्तान में हिंगलाज माता का मंदिर भी है भाई। हिंगलाज माता मंदिर भी कहां पर है? पाकिस्तान में है, जो एक प्रमुख शक्ति पीठ के रूप में है। ऐसा बताते हैं कि सती के माथे की जो हींग मांग यहां पर गिरी थी, इसलिए नाम हुआ था हिंगलाज माता, नाम ध्यान रखे भाई आप लोग। कुल 51 शक्तिपीठों में से 4 प्रमुख शक्तिपीठ है, उसमें से एक प्रमुख शक्तिपीठ कौन सा है? वो है हिंगलाज माता का मंदिर, ध्यान रखें आप लोग। इसके अलावा देखो अन्य देशों में अगर मैं बात करूं मंदिरों की, तो एक मंदिर आपको विश्व का जो सबसे बड़ा मंदिर है, कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर भाई। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है। और कहां स्थित है भाई? तो यह है कंबोडिया में, कंबोडिया में। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है पाशुपतिनाथ मंदिर भाई, ध्यान रखो आप लोग। पाशुपतिनाथ मंदिर, और पाशुपतिनाथ मंदिर जो भगवान शिव का है, पाशुपत संप्रदाय जिसके ऊपर भगवान शिव के जो प्रमुख शक्ति आपके प्रमुख जो भगवान शिव के जो ध्यान रखें आप लोग संप्रदाय हुए हैं, उसमें से एक संप्रदाय है पाशुपत, जिसके संस्थापक हुए थे लकुलिश। कौन हुए थे भाई? लकुलिश। तो आप सभी ज्ञात हो अच्छे से कि उस पाशुपत संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहां पर है? तो वो है दोस्तों काठमांडू इन नेपाल में। काठमांडू नेपाल में है, पाशुपतिनाथ का मंदिर यहां पर बना हुआ है। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? पाकिस्तान आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है, ध्यान रखे भाई आप लोग। कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ये रहा भाई। सागर माथा का एक नेपाली नाम है, किसका नाम है? मेकालू पर्वत का है, तोंत्से का है, कंचनजंगा का है या फिर माउंट एवरेस्ट का? ये तो मतलब एक जैसे कई बार ऑफर मिलता है ना, एक के साथ एक फ्री, ध्यान रखो आप लोग। तो एक फ्री आपको मिला है कि सागर माथा नेपाल में किसका नाम है? तो सीधी सी बात है भाई, सागर माथा नाम है माउंट एवरेस्ट का। क्योंकि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट है भैया नेपाल में, ध्यान रखो आप लोग। 8,848 मीटर की हाइट पर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ध्यान रखो आप लोग। दोस्तों ध्यान रखें आप लोग, माउंट एवरेस्ट को कितने लोगों ने क्लाइंट कर लिया? बिल्कुल कर लिया, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, जो दिव्य शक्तियां और जो भारत के इतिहास का प्रभाव है प्राचीन काल का, वो आज भी विश्व में देखने को मिलता है। विश्व में हमने देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं, भारत में भी जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को क्लाइंट किसने किया था? ठीक है, प्रथम महिला थी बचेंद्री पाल, संतोष यादव ने 2 बार, एक वो आपके नेपाल के जो क्या शेरपा, आपके क्या नाम उनका, जो कामी रीता वगैरह, जो उन्होंने तो मतलब कम से कम 15, 20, 30 बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइंट कर लिया है। जब उसका मन करता है रवाना हो जाती है, ध्यान रखो आप लोग, हो जाते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखो आप लोग, एक ऐसा स्थान जिस पर आज तक कोई नहीं जा पाया, ध्यान रखो आप लोग, कैलाश पर्वत। कहते हैं कि अपन जो पढ़ते हैं अपने प्राचीन जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें पढ़ते हैं कि वहां पर भगवान शिव तपस्या करते थे। कौन? भगवान भोलेनाथ महाकाल की तपस्या होती थी। और आज भी ध्यान रखो, विज्ञान भी इस बात को लेकर आश्चर्यचकित है कि उससे आज तक कोई मतलब वहां पर कोई जाकर के नहीं आया है। जब भी वहां पर कोई जाने का, उससे नीचे हालांकि माउंट एवरेस्ट है, लेकिन गया कोई नहीं है। कहते हैं वहां जब जाते हैं तो एक अद्भुत सी जो है आवाजें वगैरह आती रहती है, डरावनी आवाजें आती है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ करके। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखो वहां पर आज तक कोई नहीं गया है। तो आज भी अपने भोलेनाथ वहां पर बैठे हुए हैं, ध्यान रखना आप लोग, टेंशन मत लेना। कैलाश पर्वत ध्यान रखें। तो दोस्तों ध्यान रखें, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर जो हाइट है, और इसे चाइना में क्या बोलते हैं? चीन में। तो चीन वाले तो उल्टा सीधा नाम ही लेंगे, चोमायोंगमा, चोमालुंगमा भाई, ध्यान रखो आप लोग। ये नाम कहां पर है? ये है चाइना में, ध्यान रखो आप लोग। और भारत में तो माउंट एवरेस्ट कहते ही है अपन। कंचनजंगा कहां पर है? तो कंचनजंगा है दोस्तों सिक्किम में, ध्यान रखो आप लोग। भारत की सबसे ऊंची चोटी, वैसे पूर्णतः भारत में स्थित है,
वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो है K2। ये है ध्यान रखो 8,598 मीटर ऊंची कंचनजंगा सिक्किम। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये अगर बात आ जाए कि पूर्णतः भारत में स्थित तो सिक्किम की कंचनजंगा, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कौन सी है वो है K2, जिसे अपन बोलते हैं गोडविन ऑस्टिन। गोडविन ऑस्टिन। लेकिन ये गोडविन ऑस्टिन वर्तमान में कहां पर है, ये वर्तमान में है भाई POK, पाक अधिकृत कश्मीर में है, जिसकी हाइट है 8,611 मीटर। ध्यान रखो आप लोग 8,611 मीटर है। तो ऐसे में दोस्तों ध्यान रखना है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है, चाइना में क्या बोलते हैं, चोमालुंगमा बोलते हैं। ध्यान रखो आप लोग। और यहाँ भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 गोडविन ऑस्टिन है। पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा सिक्किम है। और माउंट एवरेस्ट को क्लाइंट सबसे पहले किसने किया था, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो विश्व के प्रथम व्यक्ति थे, ध्यान रखो आप लोग, वो थे शेरपा तेंग। शेरपा तेंग और एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी। और भारत की तरफ से माउंट एवरेस्ट को क्लाइंट करने वाली प्रथम महिला तो मैंने आपको बता दिया है, बछेंद्री पाल। और भारत की तरफ से माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइंट करने वाली तो वो है दोस्तों संतोष यादव। और अगर आपसे पूछ ले कि विश्व में माउंट एवरेस्ट को क्लाइंट करने वाली विश्व की प्रथम विकलांग महिला कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा विश्व की पहली महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंट किया, और विकलांग महिला जिसके दोनों पांव कट गए थे। ध्यान रखो आप लोग। इसलिए आदमी शरीर से विकलांग हो सकता है तो चल जाएगा, लेकिन आत्मा से विकलांग, मन से विकलांग हो गया उसका कोई उपचार नहीं होता। ध्यान रखें आप लोग। दोनों पांव कटने के बाद में माउंट एवरेस्ट को क्लाइंट करना, यानी सोचते हैं तो भी लोग कहते हैं पागल होगा शायद, लेकिन माउंट एवरेस्ट क्लाइंट करके दिखा दिया, बड़ी बात है भाई। ध्यान रखो आप लोग, बहुत बड़ी बात है ये, ध्यान रखें। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, माउंट एवरेस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया, द गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। गोल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फेमस इंडियन प्लेयर्स। सुनील छेत्री। दोस्तों मैं आपको बताता हूं आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुनील छेत्री किस गेम के हैं, फुटबॉल के। ध्यान रखो आप लोग। और विश्व में ध्यान रखो लियोनेल मेसी और ध्यान रखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे बड़े स्टार खिलाड़ियों के बराबरी करने वाले अगर विश्व भारत में भारतीय फुटबॉल को विश्व स्तर पर एक नई पहचान दिलाने वाले अगर कोई हुए हैं तो दोस्तों उनका नाम है सुनील छेत्री, जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया। दोस्तों ध्यान रखो आप लोग। अब सुनील छेत्री आपको दोस्तों मैदान में नजर नहीं आएंगे, ध्यान रखें आप लोग। लेकिन क्या गजब का प्लेयर वास्तव में। लेकिन भारत में क्या है कि क्रिकेट का खुमार ऐसा चढ़ा हुआ है कि अन्य कोई खेल नजर ही नहीं आता। सबसे बड़ी समस्या ये है। मेजर ध्यानचंद, तो राइट आंसर आपका भाई मेजर ध्यानचंद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द गोल। लेकिन ध्यान रखो आप लोग, द वॉल अगर आपसे पूछ ले द वॉल किसकी है तो वो राहुल द्रविड़ की है भाई। द वॉल दीवार के नाम से किसको जानते हैं अपन, राहुल द्रविड़ को। राहुल द्रविड़ के द्वारा लिखी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें पूछ जाती है वो पूछते हैं प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे जो किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी है सचिन रमेश तेंदुलकर के द्वारा। सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है प्लेइंग इट माई वे। ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, अगर सन्नी डेज नाम से पता चल रहा होगा, सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर ध्यान रखो आप लोग। अनब्रेकेबल MC मेरी कॉम। और इसके अलावा ध्यान रखो आप लोग, हमसे पूछ सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट इज माई लाइफ, युवराज सिंह। और 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव गांगुली की ध्यान रखें आप लोग। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि द रेस इज माई लाइफ। रेस इज माई लाइफ। तो रेस इज माई लाइफ किसकी है भाई, भाग मिल्खा सिंह की बायोग्राफी है भैया। रेस इज माई लाइफ ध्यान रखो आप लोग। ओके। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद दोस्तों किस खेल के हैं तो आप सभी को पता है, ये हॉकी के सबसे बड़े विश्व के प्लेयर हुए हैं, जिन्हें दोस्तों हॉकी का जादूगर कहा जाता है।
हॉकी का जादूगर। भारत ने पहला जो ओलंपिक में गोल्ड जीता था हॉकी में जीता था 1928 में। 3 लगातार जीते थे 28, 32 और 36 में। और इसके बाद आज़ादी के बाद भी पहला गोल्ड तो वो भी हॉकी में ही जीता था हमने। और आपको बता दूं हॉकी में अब तक अपन 8 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। टोटल अपन ने अब तक कितने जीते हैं ओलंपिक में, तो टोटल अपन ने 10 जीते हैं, जिसमें से 2 किसके हैं, एक तो अभिनव बिंद्रा और एक नीरज चोपड़ा का, ध्यान रखें आप लोग। बाकी टोटल कितने हुए हैं, 10 गोल्ड मेडल भारत ने ओलंपिक में अब तक जीते हैं। 8 तो हॉकी में और 2 व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में, ध्यान रखें आप लोग। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी मेजर ध्यानचंद आपका यहां करेक्ट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय एथलीट मारिया शरापोवा की आत्मकथा है, आपके आत्मकथा है। आत्मकथा ध्यान रखो आप लोग, मारिया शरापोवा सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कहां की है। तो मारिया शरापोवा दोस्तों जो है ये है भाई रूस की, और इनके द्वारा लिखी गई जो इनकी आत्मकथा है वो किस नाम से है। तो देखो अनब्रेकेबल तो अभी मैंने आपको बताया था, भारत की स्टार प्लेयर एमसी मैरी कॉम की। एमसी मैरी कॉम जो किस गेम से है, बॉक्सिंग से है, जिन्हें सुपर मॉम के नाम से जानते हैं भाई। क्या बोलते हैं, अरे सुपर मॉम के नाम से जानते हैं। लेकिन आपसे पूछा है कि रूस, दोस्तों रूस का नेशनल गेम कौन सा है। तो रूस का नेशनल गेम है दोस्तों एक तो हॉकी, आप सॉरी माफी चाहता हूं, आपके फुटबॉल और एक शतरंज। लेकिन आजकल रूस का नया गेम जो है वो आता है दोस्तों, ध्यान रखो आप लोग कि एक हो आपके ये रशियन हॉकी के नाम से नाम आता है। तो ध्यान रखो आप लोग, रूस का नया खेल गेम जो है वो हो गया है। लेकिन यहां आपसे पूछा है कि मारिया शरापोवा का कौन सी आत्मकथा है। तो अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार, ध्यान रखें आप लोग, ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों ये लिखी गई है मारिया शरापोवा के द्वारा, ध्यान रखें आप लोग, जो रूस की है। ओके, अनब्रेकेबल भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, आप लोग ध्यान रखेंगे। बियॉन्ड 281 ध्यान रखना, वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है, ध्यान रखें। तो ये खिलाड़ी जो प्लेयर्स है उनके बारे में जो उनकी आत्मकथा लिखी गई है कई बार पूछी जाती है एग्जाम में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया है जो भारत के स्वतंत्रता पूर्व युग पर आधारित जाति व्यवस्था की क्रूरता को दर्शाता है। द विलेज, या फिर अनटचेबल, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, या फिर दोस्तों कुली। ध्यान रखो आप लोग, कुली ध्यान रखो, एक फिल्म भी बनी हुई है अगर आपको थोड़ा बहुत ज्ञात हो, अमिताभ बच्चन के द्वारा एक फिल्म भी बनाई गई है कुली, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो इसमें जो है कौन सी बुक जो है वो लिखी गई है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, अनटचेबल, ध्यान रखो आप लोग, अनटचेबल। अब ये क्या है, अनटचेबल, ध्यान रखो आप लोग। यानी पहले क्या होता था, छुआछूत होती थी, अब भाई टच कर दिया तो वो आपके जो है अपवित्र हो गया, पवित्र हो गया, ऐसी गणित बहुत ज्यादा चलती थी पहले, ध्यान रखें आप लोग। यहां पर आपको इनके द्वारा जो मुल्क राज आनंद के द्वारा जो लिखी गई है जातिगत व्यवस्था, आप सभी को बता दूं कि प्राचीन काल के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो भारत जो है 4 वर्गों में बांटते थे इसको। 4 वर्ग कौन कौन से थे, एक तो होता था सबसे बड़ा वर्ग होता था जो होता था ब्राह्मण, ध्यान रखो आप लोग। दूसरा वर्ग कौन सा होता था, क्षत्रिय, ध्यान रखो आप लोग। तीसरा कौन सा होता था, वैश्य, और चौथा कौन सा होता था, शूद्र। आप लोग कमेंट करके बताएं कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में ब्रह्मा जी के द्वारा अपन को 4 वर्गों का बंटवारा मिलता है। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ध्यान रखो आप लोग, कौन सा मंडल है भाई, 10वां मंडल है, जिसमें अपन को ब्रह्मा जी के द्वारा 4 वर्गों का बंटवारा मिलता है, जिसमें सबसे उच्च वर्ग होता था ब्राह्मण, जिनकी उत्पत्ति कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से हुई थी। इसके बाद में क्षत्रिय, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा की भुजाओं से हुई थी, और तीसरा वैश्य, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के जांघों से हुई थी, और चौथा शूद्र, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के चरणों से हुई थी। आप सभी को ज्ञात हो कि प्राचीन काल वैदिक काल की मैं बात करूं तो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल ब्राह्मण कुल को हुआ करता था। ओके, क्षत्रिय कुल को जो है वो जो शिक्षा मिलती थी वो मिलती थी अस्त्र शस्त्र की शिक्षा, ध्यान रखो, लड़ने मरने काटने की अस्त्र शस्त्र की शिक्षा मिलती थी। लेकिन ध्यान रखें आप लोग, वैसे वर्ग जो अपन आज का जो मजदूर वर्ग है अपना, शूद्र वर्ग जो सबसे निम्न वर्ग होता था, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं हुआ करता
था, ध्यान रखो आप लोग। दूसरा, इनको वो अधिकार नहीं हुआ करते थे जो एक सामान्य व्यक्तियों को हुआ करते थे। मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। छुआछूत बड़ा भयंकर था। लेकिन आज का संविधान दोस्तों, भारत का संविधान ये कहता है कि ऐसा कोई भी करता है तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बता देता हूं, हमारे संविधान के आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 ये साफ हिदायत देता है कि अस्पृश्यता यानी कोई भी छुआछूत को जो बढ़ावा देता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कोई भी किसी को जाति सूचक शब्द अगर उसके लिए उपयोग करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ऐसे में ध्यान रखना कि आज़ादी से पहले वास्तव में वह क्या भयंकर मंजर था, उस पूरे मंजर को जो है उपन्यास में जो है मुल्क राज आनंद जी के द्वारा दर्शाया गया है, कैसा उस समय का माहौल हुआ करता था। तो ऐसे में दोस्तों ध्यान रखो आप लोग, बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अब तो वर्तमान में आपको यह भी पता हो कि भारत में जो है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, राइट्स है अपना, ध्यान रखो आप लोग। कोई भी व्यक्ति जो है शिक्षा प्राप्त कर सकता है, किसी भी विद्यालय में, किसी भी संस्थान में खुद का संस्थान स्थापित कर सकता है। ध्यान रखना, जहां पर जाति धर्म के आधार पर किसी तरह की कोई शिक्षा का प्रावधान नहीं होना चाहिए। बस बात ये शर्त होती है, बाकी ये अनुमति अब प्रदान कर दी गई है। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? अनटचेबल आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, महाकाव्य कविता कामायनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई भाई कामायनी। जयशंकर प्रसाद, गोपाल शर्मा सिन्हा, महादेवी वर्मा या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, आपने 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के हिंदी के जो बुक पढ़ी उसमें पढ़ा होगा प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद। ध्यान रखो आप लोग, जिनके द्वारा लिखी गई है कामायनी। ध्यान रखो आप लोग, कामायनी ग्रंथ। देखो इस काल के संदर्भ में जो सबसे ज्यादा रचनाएं पूछते हैं ना, वो ध्यान रखा, एक तो ये पूछते हैं, एक पूछते हैं मधुशाला और मधुबाला। मधुशाला और मधुबाला। मधुशाला तो आप जानते हो सभी किसको बोलते हैं? अरे हरिवंश राय बच्चन साहब के द्वारा लिखी गई है, हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला ध्यान रखो आप लोग, जिसे बोलते हैं शराब का ठेके को बोलते हैं, पता है ना सबको। अंधेरा ढक ले सूरज को तो उजाले की खता क्या है, और लगी हो सेंध दीवारों पर तो फिर ताले की खता क्या है। किसी के रूप की मदिरा नशे से भी नशीली हो, कोई इसे पीकर के मर जाए तो फिर इसमें प्याले की खता क्या है, इसमें प्याले की खता क्या है। मधुशाला का ही श्लोक है, ध्यान रखें आप लोग। और इनके पुत्र जो है अमिताभ बच्चन, वो भी बहुत अच्छे राइटर है। ध्यान रखो आप लोग कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, उनकी बहुत सुंदर रचना है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, और मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये अमिताभ बच्चन की, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो यहां आपको ध्यान रखना है भाई जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा ध्यान रखेंगे आप लोग रामचरितमानस। दोस्तों रामचरितमानस जो किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है भैया तुलसीदास जी के द्वारा। तुलसीदास जी के द्वारा, इन्हीं के द्वारा ध्यान रखो। वैसे कवितावली भी लिखी है, विनय पत्रिका भी लिखी है, ठीक है। एक राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, ये किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्रीय कवि है अपने, इनके द्वारा लिखी गई है। एक साकेत, इस टाइम की लिखा रहा हूं संरचना बता रहा हूं आप लोग। साकेत जो लिखी है, साकेत पहले अयोध्या का नाम हुआ करता था वैसे, मैथिली शरणगुप्त, शरणगुप्त जी। और एक भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा जो लिखी गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। और इसके अलावा जो मुंशी प्रेमचंद वाली आपको याद ही है, गोदान है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, ध्यान रखो आप लोग, प्रेमाश्रम है, बड़े घर की बहू है, या फिर मैं आपको कहूं कि पूस की रात है। ये सभी रचनाएं किसकी है? तो ये है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं, ध्यान रखो आप लोग। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जयशंकर प्रसाद आपका यहां करेक्ट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा, ए टेल ऑफ टू विक्टोरिया क्रॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जयराम रमेश है,
शशि थरूर है, लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अनबू है, या लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह है? ध्यान रखो आप लोग। ए टेल ऑफ टू विक्टोरिया क्रॉस, आप सभी को जानकारी के लिए बता देता हूं सबसे इंपॉर्टेंट कि शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है वाई आई एम हिंदू। वाई आई एम हिंदू ये रचना किसकी है दोस्तों? तो ये है, ध्यान रखो आप लोग, शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखो आप लोग भाई, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ए टेल ऑफ टू विक्टोरिया क्रॉस ये जो बुक है ये लिखी गई है लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह के द्वारा। ध्यान रखें आप लोग, किसके द्वारा लिखी गई है? लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह के द्वारा लिखी गई है। आप सभी अच्छे से ध्यान रखें दोस्तों। आर्मी में जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो अपने होती है जनरल की पोस्ट। जो भारत के प्रथम कौन बने थे? 15 जनवरी 1949 ईस्वी को प्रथम बने थे के एम करियप्पा। भाई ध्यान रखो आप लोग, करियप्पा। और प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? सैम मानिक शो। सैम मानिक शो प्रथम फील्ड मार्शल, आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखें भारतीय थल सेना के नए जनरल बन रहे हैं 30 तारीख को, ध्यान रखें आप लोग। तो वो कौन बन रहे हैं? तो वो बन रहे हैं, ध्यान रखो आप लोग, उपेंद्र जी द्विवेदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी किसका स्थान लेंगे? ये लेंगे पांडे जी का, यानी मनोज पांडे जी का स्थान ये ले रहे हैं। भाई ध्यान रखो आप लोग। तो किसका स्थान ले रहे हैं भाई? मनोज पांडे जी का स्थान ले रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें आप लोग, ये था अपना आज का शानदार और लाजवाब सेशन। जो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और दोस्तों समर सेल जो चल रहा है उसमें आप लोग बढ़िया से मेहनत से दोस्तों ये कोर्स लीजिए और दोस्तों अपनी तैयारी में जुट जाइए। ये आपके ध्यान रखें आप लोग, जैसे जीडी का हो, चाहे ऐसे सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, सबके लिए कारगर सिद्ध होगा, ऐसी कामना के साथ में मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक दीजिए आप लोग मुझे इजाजत। मैं श्री चरण दोस्तों पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।